दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने एसआईपी के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। एसआईपी तो बहुत लोग करते हैं बट वो करने के लिए सिर्फ एसआईपी करते हैं। वैसा हमें एसआईपी नहीं करना, हमें स्मार्ट वे से एसआईपी करना है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के एसआईपी करना है, तो डेफिनेटली हम अपने एसआईपी के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप एसआईपी करते हो तो उसमें दो प्लान होते हैं, एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। तो आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही निवेश करना चाहिए। अब ये दोनों प्लान क्या होते हैं? रेगुलर प्लान वो वाला प्लान होता है जो आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हो, जिसमें बीच में मीडिएटर होता है जिसे हम कमीशन एजेंट भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा पैसा कमीशन एजेंट को भी जाता है आपके ही इन्वेस्टमेंट में से रेगुलर प्लान में। और दूसरा जो होता है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि आप और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में कोई भी कमीशन एजेंट नहीं होता है, कोई भी मीडिएटर नहीं होता, डायरेक्ट आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में चले जाता है। तो जो कमीशन के पैसे जो आप रेगुलर प्लान में देते हो एजेंट को, वो पैसे आपके बच जाते हैं डायरेक्ट प्लान में और वही जाके पैसे आपके इन्वेस्ट भी होते हैं। तो हमेशा जो डायरेक्ट प्लान है वो बेनिफिशियल रहता है लॉन्ग टर्म में। इसमें अगर मैं रिटर्न का देखूं तो 1 से 1.5% का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में। अब ये 1 से 1.5% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में हमें बहुत कम लग सकता है, वैसे आप देखें तो बहुत कम लग सकता है, बट जब हम इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके इन्वेस्टमेंट में। हज़ारों रुपये से लेकर तो लाखों रुपये तक का डिफरेंस आपके इन्वेस्टमेंट में आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है तो आप डायरेक्ट प्लान में ही पैसा निवेश करो। और आप जब ऑनलाइन लेते हो कोई म्यूचुअल फंड तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट प्लान आराम से मिल जाएगा। कोई एजेंट आपसे डील कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे डील कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको रेगुलर प्लान ही देने वाला है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि मार्केट क्रैश में आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए अदर दैन योर रेगुलर एसआईपी। आपकी रेगुलर एसआईपी तो चल रही है, हर महीने आपकी एसआईपी जा रही है, बट आपको जैसे कि पता है कि कभी कभी मार्केट क्रैश करता है। मार्केट कभी 5% गिर गया, 10% गिर गया, ठीक है। कोरोना का टाइम हुआ था, कितना ज़्यादा मार्केट गिरा था, बिल्कुल आधा हो गया था मार्केट, 50,000 का सेंसेक्स 25,000 हो गया था। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, जब मार्केट क्रैश करता है, मार्केट अचानक से गिर जाता है, तो उस केस में आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदर देन एसआईपी आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपको सस्ते रेट में एनएवी मिलेंगी। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे के रेट पे चला जाएगा और जो भी एडिशनल पैसा आप डालोगे वो नीचे के रेट पे आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। और जब भी मार्केट फिर वहाँ से बढ़ेगा, और जो कि बढ़ता ही है, अभी तक की हिस्ट्री इस बात की गवाह है, तो उसी इन्वेस्टमेंट पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप क्या करो, इसके लिए अलग से पहले से ही बैंक अकाउंट में पैसा रिजर्व करके रखो। जब भी मार्केट क्रैश करे तब आप वो पैसे को वहाँ पर लगाओ। बिल्कुल इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न है आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। मार्केट क्रैश में एक गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट क्रैश में जनरली लोग क्या करते हैं कि लोगों को लगता है कि पैसा मेरा यहाँ पे डूब रहा है, स्टॉक मार्केट डूब रहा है, मेरे रिटर्न नेगेटिव में जा रहे हैं, तो लोग पैसा बाहर निकाल लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं म्यूचुअल फंड को। बिल्कुल मार्केट क्रैश में आपको रिडीम नहीं करना है, बल्कि आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है। ये होता है स्मार्टनेस। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में यही फर्क होता है कि वो अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल तलाशते रहता है और जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर वो अटैक करता है। तो यही आपको करना है। तो मार्केट क्रैश में बिल्कुल सबसे पहले तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है, बल्कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको उस समय कर देना है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आपको एक ही म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते रहना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद में अपने रिटर्न चेक करते हैं। मुझे तो 10% का ही रिटर्न मिल रहा है, उस वाले म्यूचुअल फंड में तो 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि ये वाले म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के उस वाले म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए म्यूचुअल फंड के रिटर्न अप डाउन होते रहते हैं, हर फंड मैनेजर अलग होता है, उनकी एक्सपर्टाइज अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो रिटर्न आगे पीछे होंगे, ऊपर नीचे होंगे, बट आपको टिके रहना है। हो सकता है कि ये म्यूचुअल फंड आज 10% रिटर्न दे रहा हो, कल यही म्यूचुअल फंड आपको 15% का भी रिटर्न देने लग जाएगा, और जो 15% का आज दे रहा है उसका रिटर्न कल कम हो जाएगा। बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो बिल्कुल आपको ये नहीं देखना है कि वो वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है, मैंने जो इन्वेस्ट किया वो खराब है, मैं यहाँ से पैसा निकाल कर वहाँ डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है। बस आपकी म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है वो सही होनी चाहिए कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, आपकी लार्ज कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है ना, वो जो कैटेगरी है आपकी वो आपकी सही होनी चाहिए। लगभग देखिए दोस्तों, लगभग सारे म्यूचुअल फंड कंपनियों के म्यूचुअल फंड अच्छे ही होते हैं, अच्छे ही होते। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक खराब म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बस आपकी कैटेगरी आप चेक करिए, कैटेगरी आपकी सही है। नॉर्मली
कैटेगरी ये होनी चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब वो डिपेंड करेगा कि कितने पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर वो डिपेंड करेगा कि वो लार्ज कैप होना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। बट जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। एक ही म्यूचुअल फंड में आपने जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया उसी में आप इन्वेस्ट करते रहो। ये मत सोचो कि ये म्यूचुअल फंड खराब है, मैं उसमें पैसा डाल देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि अर्ली एज में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही आप पैसे कमाने लगते हो, आपकी जॉब लग गई, तब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। या फिर आपका कोई बिजनेस है तो पहले इनकम से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए समय ज़्यादा मिलता है और उसमें बेनिफिट आपको ये होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त बेनिफिट वहाँ पर आपको देखने को मिलता है और ज़बरदस्त रिटर्न वहाँ पर मिलता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यह है मिस्टर सक्सेना और यह है मिस्टर गुप्ता, ठीक है। ये दोनों ने देखिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया। मिस्टर सक्सेना जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर हम बोलेंगे, मिस्टर सक्सेना ने क्या किया, 25 साल की एज में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, अपनी SIP करना शुरू कर दिया। और मिस्टर गुप्ता थोड़े लेट जागे, उन्होंने 35 की एज में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। मिस्टर सक्सेना ने जो अपनी SIP करना शुरू की वो 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करना उन्होंने शुरू की और मिस्टर गुप्ता ने 20,000 रुपये पर मंथ की SIP करना शुरू की। और ये दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट करेंगे 60 साल तक होने तक इन्वेस्ट करेंगे, मतलब ये दोनों की एज जब 60 हो जाएंगी तब तक ये लोग अपनी SIP कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो मिस्टर सक्सेना के पास में 35 साल का समय है। अभी वो 25 में शुरू किए तो 35 साल का समय है, जबकि मिस्टर गुप्ता के पास में 25 साल का ही समय है, क्योंकि उन्होंने 35 में शुरू किए, लेट शुरू किए। उसके बाद में अब देखिए दोस्तों, ये जो SIP कर रहे हैं, इन्होंने मिस्टर सक्सेना ने पूरे अपने 35 साल के इसमें कितना इन्वेस्ट किया, 42 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। और मिस्टर गुप्ता ने अपने जो 25 साल का समय है उसमें उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा मिस्टर सक्सेना का जो पैसा बना वो कितना बना, 14 करोड़ 86 लाख रुपए बना। और मिस्टर गुप्ता का पैसा कितना बना, 6 करोड़ 56 लाख रुपए बना। अब आप देखिए यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट इन्वेस्टर जो कि मिस्टर सक्सेना है, उन्होंने कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा बना लिया, और जबकि मिस्टर गुप्ता ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके भी कम पैसा बनाया। तो ये होता है दोस्तों मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो मिस्टर सक्सेना ने जो बेनिफिट मिला है मिस्टर सक्सेना को, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला है। जो उन्होंने 10 साल पहले निवेश शुरू किया उसका ये ज़बरदस्त बेनिफिट उन्हें देखने को मिल रहा है। कम पैसा उनके जेब से गया तब भी उन्हें इतनी बड़ी अमाउंट कॉर्पस के रूप में मिल रही है, 14 करोड़ 86 लाख रुपए, जबकि गुप्ता जी को मात्र 6 करोड़ 56 लाख रुपए मिल रहे हैं, जबकि उनकी जेब से 60 लाख रुपए चला गया, ज़्यादा चला गया। मिस्टर सक्सेना के मुकाबले ज़्यादा पैसा दिया मिस्टर गुप्ता ने। तो ये होता है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए आपको जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आप ज़बरदस्त पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सको। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आपको SIP में गोल बनाकर इन्वेस्ट करना है। और ये जो आपके गोल होने चाहिए लॉन्ग टर्म के गोल होने चाहिए, 10 साल के गोल, 15 साल के गोल, 25-30 साल के गोल, ऐसे लॉन्ग टर्म के आपके गोल होने चाहिए। और उस गोल का टाइम जब तक आता नहीं है तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है, अपनी SIP को कंटिन्यू करते रहना है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका ज़बरदस्त फायदा होगा, ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। गोल तो आपका पूरा होगा ही होगा, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप 10 साल से ज़्यादा समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हो तो आप मिड कैप वाला फंड ले सकते हो या फिर स्मॉल कैप वाला फंड ले सकते हो। इसमें बेनिफिट आपका ये हो जाएगा कि जो मिड कैप वाले फंड होते हैं या फिर स्मॉल कैप वाले फंड होते हैं, ये लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ही देंगे। तो आपके पास में समय है, आप 10 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर SIP कर रहे हो तो आप स्मॉल कैप वाला कोई फंड ले सकते हो, मिड कैप वाला कोई फंड ले सकते हो। तो इसमें आपको लार्ज कैप वाले फंड के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट लेने की आप कोशिश कर सकते हो। बट आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या आपको पता नहीं है कि मैं कभी भी पैसा निकाल सकता हूँ, तो फिर आप लार्ज कैप वाला ही फंड ले लीजिए। 5-6 साल के लिए मान लो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कभी भी निकालोगे तो लार्ज कैप वाला फंड आपके लिए ठीक रहेगा। बट लॉन्ग टर्म आपका व्यू है, लॉन्ग टर्म आप सोच के चल रहे हो, लाइक रिटायरमेंट के लिए पैसा मुझे चाहिए, है ना, 20 साल के पास में पैसा चाहिए, 15 साल के बाद में पैसा चाहिए, तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप वाले फंड आप ले सकते हो। बट दोस्तों आपको एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको अलग अलग कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो अगर आप 10,000 रुपये की SIP करना चाहते हो तो एक फंड आपने मान लो SBI का ले लिया, लार्ज कैप वाला कोई, दूसरा फंड आपने मान लो HDFC का ले लिया, मिड कैप वाला कोई, और तीसरा फंड आपने मान लो एक्सिस का ले लिया, स्मॉल कैप वाला कोई। तो SBI में आप मान लो 4,000 रुपये डाल रहे हो,
HDFC में भी 4,000 रुपये डाल रहे हो और 2,000 रुपये आप एक्सिस में डाल रहे हो। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड हो गया। मार्केट की हर तरीके की कंपनी, हर तरीके की छोटी बड़ी कंपनी में आपका पैसा लग गया, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो गया। और उसके बाद में आपका जो इन्वेस्टमेंट ये गया अलग अलग कंपनी के पास में गया। अब अलग अलग कंपनी के पास में अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं, उनकी अलग अलग एक्सपर्टाइज होती है, ठीक है। तो उस सब का बेनिफिट आपको मिलेगा, उस सब का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो फंड मैनेजर होते हैं इनके बीच में कंपटीशन भी चलता है रिटर्न को लेके, ठीक है, परफॉर्मेंस को लेके, तो कंपटीशन का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम डाइवर्सिफाइड करके चलेंगे तो हमारा क्या इन्वेस्टमेंट हर तरीके की कंपनी में लग गया, मतलब हर सेक्टर की कंपनी में भी हमारा पैसा लग गया और हर छोटी बड़ी कंपनी में हमारा पैसा लग गया। तो इससे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। और ये अलग अलग कंपनी के इन्वेस्टमेंट है तो इनका जो कंपटीशन है उसका भी बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये डिवाइड कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए, अगर आप उनको ध्यान में रखते हो और उसको इंप्लीमेंट करते हो अपने इन्वेस्टमेंट में, तो डेफिनेटली आप अपने SIP के रिटर्न को, अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।